हेलो बच्चा लोग। हम लोग रिटर्न हुए हैं एक नया चैप्टर लेके जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आपके आम जीवन में भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा यूज है, एज यू नो ऑलवेज। ठीक है, चाहे वो बल्ब जलाने से लेकर के फैन चलाने तक, रेफ्रिजरेटर, एसी, किसी भी चीज में आप इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और आगे उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। समझने वाली बात क्या है कि ये क्लास 10 का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और उसी को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले कि इन सब चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट नीड्स हैं या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करें, पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है और किस तरीके की स्ट्रैटेजी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी जैसे सारे अदर चैप्टर्स में हम लोग लेके चलते हैं वही रहेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले इस चैप्टर को इन डेप्थ होकर के जो हमारा क्लास 10 का लेवल है उसके लेवल से इन डेप्थ पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद में रिलेटेड पीवाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स के साथ में इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके रिलेटेड उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई डाउट, कुछ भी दिखे तो प्लीज लेट मी नो। सो वी विल ट्राई एंड स्टार्ट दिस चैप्टर, राइट। सबसे पहली बात, हम लोग इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमारा व्हाट टू रीड आज के लिए भी रेडी होना चाहिए। क्या पढ़ने वाले हैं वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं, हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके सबसे पहले जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नीड होगा, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये समझना कि नेम यानी हमारा जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये इनफॉर्मल सी बात है लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है, पहला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक करंट जब समझ जाओगे तो सर्किट क्या होता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इस इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। मैं एडिशनली इलेक्ट्रिक चार्ज में एक टॉपिक को कंटिन्यू करता हूं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाओगे कि किस तरीके से इस चीज का यूज किया जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ खत्म करने के बाद में ओम्स लॉ के अंदर में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को कैसे रखा जाता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सब हम लोग थोड़े समय में इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो टॉपिक इसमें जिससे हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे दैट इज कॉल्ड पावर, और यू कैन से हीट ऑल्सो। हम लोग हीटिंग इफेक्ट भी इसी में पढ़ लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर जो है वो कम से कम 2 यूनिट में हम लोग खत्म करें, तो जितना हो पाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ द नेम। जो चैप्टर का नाम है उसके मीनिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चैप्टर का नाम है ना वो उस चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया हमेशा आपको देता रहेगा, और शुरुआत करने के लिए ये ब्रीफ आइडिया काफी होता है। सबसे पहले चैप्टर के नाम पे आते हैं, तो आपको मैं बता दूं इलेक्ट्रिसिटी जो नाम है वो कॉम्पोजिशन है 2 अलग अलग कीवर्ड्स का, जिसमें पहले कीवर्ड का नाम है क्या, पहले कीवर्ड का मतलब है इलेक्ट्रा और दूसरे कीवर्ड का मतलब होता है सिटी। इलेक्ट्रा मींस रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स और सिटी का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रा मींस इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के 2 फेजेस को आपको पढ़ना होगा। क्लास 10th में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सिमिलर आप आगे चल करके अगर साइंस बैकग्राउंड रखते हो, साइंस को आगे ऑप्टेन करते हो, तो फिर आप उसमें पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉन के 2 अलग अलग कैरेक्टर के बारे में, जिसमें एक कैरेक्टर होगा स्टैटिक और एक कैरेक्टर होगा जो मूवमेंट का होगा। इस मूवमेंट वाले कैरेक्टर को ही आप अभी पढ़ते हो क्लास 10 में, और स्टैटिक वाला कैरेक्टर प्लस में ये मूवमेंट वाला कैरेक्टर आप पढ़ोगे क्लास 12 में।
दिस इज द ब्रीफ। सो अगर मैं इस चैप्टर का मीनिंग आपको अगर नाम के थ्रू समझाऊं तो इसका मतलब सिंपल होता है कि एन इलेक्ट्रॉन विच इज इन मोशन कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन जो मोशन में होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसको भी पहले समझते हैं। इलेक्ट्रॉन को समझने से पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि एक टर्म इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ और समझना होता है क्या, तो वो सब चीजों को अभी क्लियर करते हैं। आपने क्लास 9 में एक टॉपिक पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सब मिले जुले कीवर्ड्स हैं। जब हमने एटम के बारे में पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा एटम के अंदर में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो टोटल 3 तरीके के आप पढ़ते हो। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन इज प्रोटॉन, थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। अब इनका कनेक्शन कैसे है और इनको कैसे आप और ओरिजिनली समझ करके रख सकते हो, दैट इज, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं थोड़ी देर में फिर आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, मैंने क्यों बनाया था। ये सब चीजें हम लोग आज समझ के ही जाएंगे और समझने की पूरी कोशिश कभी करेंगे। दिस इज एटम। ये एटम का बीच का पार्ट होता है विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में अवेलेबल होता है प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं हम लोग, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से और इलेक्ट्रॉन को ई से। सो जो इसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में जो पार्ट अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और आपने साथ ही साथ पढ़ा होगा कि इसके जो आउटर सेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर में जितने भी सेल्स बने होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो हमेशा आउटर साइड में होते हैं। मतलब मूवमेंट के लिए अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और स्पेसिफाई करता हूं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है और यू कैन से सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है एंड न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन के पास में कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब इन सब के अलावा अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, जिसमें मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूं, 2 चीजों की बात करता हूं, इनका जो मूवमेंट का सीन है ना, दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट मूव। इलेक्ट्रॉन कैन मूव। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन कैन मूव। अब इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही साइंस में 2 डिपार्टमेंट और क्रिएट होते हैं। एक डिपार्टमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक डिपार्टमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। मींस एक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, एक का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है और एक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक है, मतलब रेस्ट में। यहां से जन्म होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यहां से ओरिजिन माना जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? इवॉल्व करता है। तो अब उस इलेक्ट्रिसिटी को इवॉल्व करवाने का मतलब आप उसके बेसिक कैरेक्टर को समझें कि दैट इज नथिंग बट निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नाउ व्हाट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, व्हाट आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैसे हम लोग किसी भी एटम को निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, कैसे किसी को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, ये सब पढ़ने के लिए क्लास 9 या फिर लेटर ऑन जब और भी बेसिक लेक्चर्स हम लोग लेंगे तो उसमें आएंगे। अभी फिलहाल हम लोगों को जो चीज समझनी थी वो ये था कि मोशन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट कर रहा है तो ये बात आपको यहां से समझनी है। अभी मैंने आपको एक और चीज बताई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ नहीं है, क्या है? चार्ज। कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज। क्या है? चार्ज। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। कुछ भी अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे यू कैन नोट इट डाउन, राइट। जैसे इसमें एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। एटम जो आपने पहले पढ़ लिया है, आपके बेसिक्स हैं। एटम के अंदर में होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, होते कई सारे हैं। आप इसमें से स्पेसिफिक 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं ई से, प्रोटॉन को डिनोट करते हैं पी से, न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं एन से। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है एंड न्यूट्रॉन के पास में कोई भी चार्ज नहीं होता है।
इन सबका लोकेशन कैसा होता है, तो अगर ये एक एटम है तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में दो चीजें अवेलेबल होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनका मूवमेंट नहीं होता है। इसीलिए आपको कहीं भी कोई ये नहीं बोलेगा कि प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह चला गया, नहीं। अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो उनका मेन कैरेक्टर, उनका जो लीडिंग कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तो इन सब के अपने स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, अपना एक स्पेसिफिक मास है। वो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां से शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका मास, उनका कैरेक्टर, उनका नेचर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मैं एडिशनली आपको नॉलेज ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर मुझे मास आइडेंटिफाई करना होता है देन आई विल गो फॉर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, क्योंकि ये नॉन चेंजेबल है। नो मूवमेंट मतलब नो चेंज। नो मूवमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, नो चेंज। तो ये बात भी याद रखना कि अगर मास निकालना होता है लोग किसका यूज करते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का, न कि इलेक्ट्रॉन का। बिकॉज इलेक्ट्रॉन की अच्छी बात बोलो या बुरी बात, वो यही है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन के मोशन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, इसको मैं हटाता हूं। ठीक है, आई होप अगर कुछ भी नोट करना हो पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन का मोशन शुरू हो चुका है। अब इलेक्ट्रॉन का मोशन का क्या फंडा है उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अज्यूम करो कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझता हूं। मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक मेटल है सोडियम, क्या है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम। सोडियम सोडियम को अगर आप समझो तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। 11 होने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये बात समझना। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर निकाल लिया हूं तो मुझे एक बात और ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पता चलेगा कि ये इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ। और एक और बात, अगर ये स्टेबल रहा तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सो ये जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो यहां से यही समझ आता है कि अगर इस पूरे एलिमेंट को, सॉरी इस पूरे के पूरे मेटल जो हमारे पास में अवेलेबल है, एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। ये सब आप लोगों को पता है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा। तो इसका मतलब है कि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको समझाने का तरीका क्या है कि आप अपने दिमाग में इमेजिन करें कि आपके पास में एग शेल्स हैं, मतलब एक का एक पूरा ट्रे है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने भी चेयर्स हैं वो सारे का सारा पॉजिटिव होल है, कुछ ऐसा। ये सारे पॉजिटिव होल्स हैं, ये सारे पॉजिटिव होल्स हैं। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव होल्स हैं। अभी इसमें कोई नहीं है, पर बाहर से क्या हुआ कि आप सारे लोग क्या करने लगे, आए और आकर के इसमें बैठना शुरू कर दिए। अब पॉइंट क्या है कि सारे लोग, जितने भी लोग आए आकर के इस पे बैठना शुरू करेंगे तो वो सारे के सारे मैं कंसीडर करता हूं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जब इस पे आते हैं, आने के बाद में क्या होगा, हर अलग अलग एलिमेंट्स पे, मतलब इलेक्ट्रॉन एक पे जाके बैठना, न्यूट्रल हो गया। बिकॉज निगेटिव एंड पॉजिटिव क्या हो जाएगा, +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। सिमिलरली कोई और आया और आया और आया, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितने हैं टोटल, 12 पॉजिटिव होल्स हैं, 12 पॉजिटिव होल्स हैं। ठीक है, इन 12 पॉजिटिव होल को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो स्टेबल हो जाए, तो आप जानते हो कितने होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने निगेटिव उतने पॉजिटिव, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज। लेकिन आप अज्यूम करो कि ये 12 ना होकर के 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में आ जाएगा तब भी ये सारे के सारे मैं कह रहा हूं, ये सब के सब न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में एक जो है वो बच जाएगा। इसका मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका जो पॉजिटिव होल है वो बाहर आ जाएगा। दैट्स व्हाई उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर मैं सोडियम के बजाय अभी दूसरा एक एग्जांपल अज्यूम करूं, और वो एग्जांपल है क्लोरीन का। सपोज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 7। कितना होता है, 2 8 7। अब इसके आउटर मोस्ट को स्टेबिलिटी के लिए कितना चाहिए, 8। देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो
तो ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अलग से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर बिठा दोगे तो सारे तो न्यूट्रल हुए और एक जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज आ गया आपके सामने। दैट अगर आप लेते हो इलेक्ट्रॉन तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहां समझिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट, वो क्या बनाता है हमेशा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक हमें समझ आ गया कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ठीक है, एक हमें क्या समझ आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब जो क्या कर रहा है, डोनेट ना करके एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे नेगेटिव चार्ज। तो अब के बाद में इलेक्ट्रॉन के दो फॉर्मेट्स आपको समझने होंगे। इलेक्ट्रॉन का दो फॉर्मेट क्या क्या समझना होगा कि ये या तो पॉजिटिव चार्ज बना सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज बना सकता है। इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल का समेशन यही था, ठीक है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में आते हैं जो हमारा मेन थीमिक टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मतलब है कि एक वायर है आपके पास, एक अजम्पशन करिए कि एक वायर है, सपोज करो वायर की लेंथ है AB, ठीक है, आपके पास में AB एक वायर है और उसको आपने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नॉर्मली एक बैटरी इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी के पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो आपने क्या किया, अच्छा ये सब चीजों को भी हम लोग धीरे धीरे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज बैटरी, व्हाट इज सेल, ये सब चीज अभी डिफाइन करते चले जाएंगे। फिलहाल अभी समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, इन जनरल आप एक बैटरी रख लो अपने पास में और उससे इसको कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करके उसके स्विच को ऑन कर देना। ये डॉट का मतलब होता है ऑन, ठीक है। ये क्या है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लो। इसमें एक छोटी सी रेखा होती है इस तरीके से, और ये मतलब इसको डिनोट करने का तरीका कुछ ऐसा है, दिस इज कॉल्ड शेल, जिसमें एक होता है नेगेटिव, मतलब एक होता है कम चार्जेस होते हैं उसके पास में, और एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल। इस सब के बारे में बात करेंगे। डू नॉट पैनिक अबाउट दिस कि ये सब क्या क्या बना रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, जस्ट रिलैक्स, अभी फिलहाल रिलैक्स करो। सबसे पहले एक बात समझना है, जो टॉपिक हमारा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की बात है, अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, अगर सेल, ये सर्किट मैं बता दूंगा थोड़े समय में, आपको ये अभी कंफ्यूजन नहीं करना है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अभी आपने इलेक्ट्रॉन के दो चार्जेस के बारे में पढ़ा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज तब बनता है व्हेन इट डोनेट, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो वो आगे चल रहा है, ठीक है, मतलब यहां भी मूवमेंट हुआ, ठीक है, यहां भी मूवमेंट हुआ। और यहां क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां भी मूवमेंट हुआ। क्योंकि अगर एक्सेप्ट करोगे इलेक्ट्रॉन को या फिर डोनेट करोगे इलेक्ट्रॉन को, दिस इज जस्ट लाइक अ बॉल ना, इफ यू आर हैविंग अ बॉल, मतलब आपके पास में कोई बॉल आ रहा है तब भी बॉल मूव कर रहा है, और अगर आप किसी को बॉल फेंक कर दे रहे हो तो भी वो मूव कर रहा है। तो मूवमेंट दोनों के केस में होती है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और इट इज अ नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए क्या समझते हैं कि ये जो चार्ज है ना हमारे पास में, चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, यू कैन यूज व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। सो क्यू और यू कैन से क्यू, जो आपको यूज करना हो यूज कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, चार्ज। तो जो चार्ज हमारे पास होता है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, सो चार्ज के मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज का मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। मतलब कि अगर कहीं पर आपको ये समझ आए कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर के एक जगह से वायर के किसी एक एंड से किसी दूसरे एंड को जा रहा है, वायर के किसी एक एंड से, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो इसमें एक वायर है, मेटल है, मेटल का मतलब क्या होता है, द वन थिंग दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हम लोग समझ सकते हैं अब कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में क्या है, चार्ज, और जब मूवमेंट करेगा तो किसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम। किसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो अभी क्या समझ में आया कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये बात दिमाग में रख लीजिए, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें कुछ चीजें जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे चार्ज किस फॉर्मेट में होता है सर, तो मैंने अभी आपको बोला कि चार्ज का फॉर्मेट यही है कि वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है,
वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है। अब मैंने आपको एक बात और इसके साथ में बताई कि चार्ज यार क्या एक चार्ज होता, क्या एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ होता है? नहीं, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी वायर में अगर इलेक्ट्रॉन, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो एक बंच होगा, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल है तो कितना छोटा होगा, तो वो जब चलेगा ना तो वो मतलब कलेक्टिव फॉर्म में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे। तो वो जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे, दोज आर कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा कहते हैं उसी को, ठीक है, कि वो क्या चलेंगे, ग्रुपिंग में चलेंगे। तो उस ग्रुपिंग में जो भी चलेगा, उस ग्रुपिंग का नाम या फिर उसको लिखने का तरीका जो होता है वो कुछ ऐसा है कि एक वायर में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड टोटल चार्ज। n number of electrons are called total charge. So that's why Q is nothing but Ne. Q is nothing but Ne. जहां n की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। Why it can be positive? That I told you also. It can be positive because the movement can takes place when electron is donated, and it can be negative when it is accepted. तब भी movement possible होगा। तो दोनों के केस में पॉसिबल हो रहा है। तो n can be पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल होता है, ठीक है। n कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। यहां पर ये जो Q जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में होता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आपको क्या याद रखना है यहां से, इसके लिए अगर आप एक स्टेटमेंट याद रखना चाहो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज यानी कि Q, ठीक है, चार्ज क्या लिख सकते हो, चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर का मतलब यही होता है, प्लस माइनस नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। सो आपको ये बात दिमाग में रखनी है। सो अगर इससे मैं आप सबसे पूछूं कि ये सर क्या है और कैसे इसको आगे बढ़ा करके समझना है, तो पहले तीन टर्म्स को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है, I is equal to Q अपॉन में T। सो Q कैन बी रिटन नाउ NE अपॉन में T। N आपको दिख रहा है कि N क्या है, कांस्टेंट है, N चेंज तो नहीं करेगा। अगर किसी में मान लीजिए 10 लाख इलेक्ट्रॉन एक वायर में मूव कर रहे हैं, तो 10 लाख इज कांस्टेंट ना, इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। एक ही चीज वेरिएबल है, वो क्या है, टाइम। अब क्या है, इसको ऐसे समझिएगा कि एक रेस हो रहा है, ठीक है, एक रेस हो रहा है जिसमें ढेर सारे घोड़े दौड़ रहे हैं। सो अगर इसमें घोड़ों का दौड़ना या फिर उस पूरे रेस में कंटिन्यूएशन किसी चीज का मूवमेंट, वो तो कंटिन्यू होता रहेगा, बट वेरिएशन किस चीज का हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का, एंड दैट इज टाइम। मतलब कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, वो पहुंचेगा तो एक समय के बाद तो पहुंच ही जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का किस्सा है कि इसमें टाइम जो होगा वो क्या होगा, टाइम जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, वेरिएबल। सो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा करंट जो होता है वो फ्लो करता है। अब ये घोड़े के केस में तो समझ आ गया, आम जिंदगी में कैसे समझे सर, आम जिंदगी में भी समझा जा सकता है। देखो समझाता हूँ। आप सबके घर में क्या है, सबके घर में वॉच होगी, है ना, और वॉच जो होगी उसमें कहीं ना कहीं एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूएशन से करवा रहा है, जिसकी वजह से आपकी घड़ी जो है वो कंटिन्यूअस मूव कर रही है। पर आपने ये सुना होगा ना कि एक्स बैटरी जो है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, वो जो चला रहा है, वो जो आगे बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यू कर रहा है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट के लिए। तो वो जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। वो अब अगर बैटरी की बात समझोगे, बैटरी के अंदर में केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्जेस का फ्लो बढ़ाता है। तो वो कब तक, जब तक कंटिन्यू होता रहता है तब तक इलेक्ट्रिक करंट उसमें मूव होता रहता है। तो बैटरी एक समय के बाद खत्म होती है ना, बैटरी एक समय के बाद खत्म हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस का फ्लो कंटिन्यूअसली किसी घड़ी में कंटिन्यूअसली होता जा रहा है, एक समय आएगा जब जाकर के
उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी तरफ, परमानेंटली खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वो परमानेंटली रिएक्शन खत्म हो जाएंगे या रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो उसका टाइम जो है वो उस समय में अप हो चुका होगा, एंड देन हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टॉप हो गया। अदरवाइज में टाइम डिपेंडेंट हमेशा रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो अभी दो तीन चीजें, अब यहां से क्या है सर कि इसको डिनोट कैसे करते हैं और उसको समझते कैसे। सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं उसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, आई से। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करते हैं, आई से। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने बोल दे तो आप इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हो बाय सेइंग ओनली वन थिंग, दैट इज रेट चेंज ऑफ, रेट चेंज मतलब क्या होता है सर, बाई में टाइम कर देना। रेट चेंज का मतलब क्या है, बाई में टाइम। तो रेट चेंज ऑफ क्यू, क्यू मतलब रेट चेंज ऑफ चार्ज, या यूं कह सकते हो रेट चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, रेट चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। क्लियर, रेट चेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज जो है सर उसको डिनोट कैसे करते हैं, क्यू से। क्यू को, क्यू का एसआई यूनिट कैसे लिखते हो, क्यू का एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट मैं थोड़ा देर में क्लियर कर देता हूं एसआई यूनिट क्या होता है। क्यू को हम लोग डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कूलॉम्ब, इसमें डिनोट करते हैं कूलॉम्ब, ये बात याद रहेगा। टाइम मेरे को बताना नहीं चाहिए आपको पता होना चाहिए। टाइम किसमें करेंगे भाई, टाइम सिंपल सी बात है सेकंड में होता है। सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है और उसी से एक पार्ट डिराइव करेंगे जिसमें हम लोग आई को किस तरीके से लिखते हैं। देखो साइंस में ना कुछ चीजों को एकदम क्लियर कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे क्या हुआ, जैसे जैसे इन्वेंशंस होते चले गए वैसे वैसे उनको उसी रूप का नाम दिया जाने लगा। जैसे अगर आप चार्ज के बारे में समझोगे तो चार्ज का आइडेंटिफिकेशन या चार्ज को पूरे वर्ल्ड में बताने वाले ही जो इंसान थे उनका नाम था कूलॉम्ब। तो उन्होंने अपने ही नाम पर उनका क्या नाम रख दिया, कूलॉम्ब। तो ऐसा यूनिट भी इसका क्या है, कूलॉम्ब। सिमिलरली करंट का आइडेंटिफिकेशन जिन्होंने किया उन्हीं का नाम था एम्पियर, तो उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया एम्पियर। अब ये मत बोलना कि टाइम सेकंड था, नहीं टाइम बेसिकली क्या है, टाइम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग लेते हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेकंड है, ठीक है। उससे भी नीचे होता है बट जो सब जगह पर अवेलेबल है और सब जगह पर जो सबसे बेसिक फॉर्मेट में यूज करते हैं टाइम को, दैट इज इन सेकंड। सो अगर मैं यहाँ पर करंट की बात करूं तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट के फॉर्म में अगर कहें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी अपॉन एस। इसका मतलब कूलॉम्ब अपॉन पर सेकेंड। सो इसका यूनिट होना चाहिए कूलॉम्ब पर सेकेंड। इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं, आप एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसके आगे फिर इसको लिख सकूं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है करंट का डेफिनेशन। करंट के डेफिनेशन को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज एंड पर यूनिट टाइम। इसको एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको इसमें से नोट्स बनाना है तो, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक नोट्स वेरी क्रिस्प, मतलब मैं ये समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ। अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप इतना करो ही मत। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक जगह, इस पूरे डेरिवेशन को एक जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन एक जगह, इसको लिख लिया। बाकी जो समझाने के लिए यूज हो रहा है वो आप ही समझो। कुछ चीजें याद रखने के लिए रख लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखना चाहिए, ये सब चीजों को नोट किया कीजिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन जो है ना, मतलब इन जनरल पूछा जाता है और आपको जानना चाहिए, वो क्या है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट यू नो, ठीक है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट यू नो। इनका इन्वेंशन जो किया था उनका नाम था एम्पियर। क्या नाम था, एम्पियर। तो इसीलिए इसको डिनोट भी जब करते हैं तो वो करते हैं ए के फॉर्म में। बट अभी मैंने आपको बोला कि क्यू किस में डिनोट होता है, क्यू होता है कूलॉम्ब में, जिसको सी से लिखते हैं। टाइम किस में होता है, तो सेकंड में। तो अगर मुझे इसको लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, कूलॉम्ब पर सेकंड, कूलॉम्ब पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कूलॉम्ब पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर कूलॉम्ब सी पर सेकंड भी लिखा जा सकता है। तो व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट। कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी चीजें मैंने एक जगह पर लिख दी। अब क्या दिक्कत है पता है, इतने सारे फॉर्मेट्स को लिखने के बजाय क्या किया गया, इसी को बोला गया कि ये भाई करंट ही है ना, तो एक काम कर इसको डिनोट करना ए से। तो बेसिकली इसको हम लोग डिनोशन में अगर लिखें तो ए इज नथिंग बट कूलॉम्ब पर सेकंड, कूलॉम्ब पर सेकंड, यही। तो अब के बाद में ये भी याद रखना है कि कूलॉम्ब क्या होता है, करंट क्या होता है और
जो टाइम पीरियड है, जो टाइम चेंजेस हैं वो क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि अगर मैं पूछूं 1 एम्पियर करंट क्या होता है, तो क्या बोलोगे? 1 एम्पियर करंट को डिफाइन कैसे करोगे बताओ? 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने का मतलब आपको लगता है कि मैं सेम बात को अगर मैं बोलना चाहूं कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है बताना। ठीक है, A इज इक्वल टू कूलॉम पर सेकेंड, ये सब लिख लेना, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन मेक नोट ऑफ। बट मैं अभी पूछ रहा हूं कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करोगे? तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि इन सबके यूनिट्स को लिखूंगा तो क्या होगा। सो 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है? I इज इक्वल टू नथिंग बट Q अपॉन T, मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बताओ, अगर Q की वैल्यू 1 कूलॉम है, कितनी है? 1 कूलॉम, और टाइम है 1 सेकेंड, तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 एम्पियर। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कि अगर चार्ज जो है वो 1 कूलॉम चार्ज है और टाइम जो है वो 1 सेकेंड का लग रहा है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये बेसिकली मेरे पास में क्या आएगा? 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर सेकेंड। और मैंने आपको बोला क्या है, कूलॉम पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो कैन आई राइट 1 एम्पियर? आया ना, 1 एम्पियर लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि 1 एम्पियर करंट अगर डिफाइन करने बोलेगा तो कर सकते हो आप। 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट तब होता है जब, यहीं पे लिख देना, when there is flow of what? 1 कूलॉम चार्ज फ्लो करे in 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में कहीं पर 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो 1 कूलॉम चार्ज या 1 कूलॉम पर सेकेंड, वही कहलाएगा 1 एम्पियर। चलो ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। मान लो सवाल ये पूछ लिया सर, तब क्या करेंगे? कभी हमसे सवाल ये जब पूछ लिया कि सर बताओ 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है, तब कैसे डिफाइन करोगे 1 कूलॉम चार्ज को? 1 कूलॉम चार्ज को डिफाइन करने का तरीका क्या है सर? अब कूलॉम को एक काम करते हैं, कूलॉम को करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। ठीक है, कूलॉम को क्या करते हैं? करंट और टाइम के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? लेट्स ट्राई। I इज इक्वल टू नथिंग बट Q अपॉन T, हाँ या ना? सही है ना? I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Q अपॉन T। तो एक बात बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? Q इज इक्वल टू T, इधर भेज दो तो लिख दोगे I इंटू T। देखो ये नीचे डिनोमिनेटर है, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो Q इज इक्वल टू IT। अब एक बात ध्यान दो, इफ, फिर यहीं पर मैं लगा रहा हूं इफ करंट की वैल्यू हो जाए 1 एम्पियर, कितनी हो जाए? 1 एम्पियर, और टाइम रहे 1 सेकेंड, टाइम कितना रहे? 1 सेकेंड। अब अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर है, T की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो एक बार वैल्यू पुट करना, Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो Q इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, इसका मतलब है मेरे पास जो भी आएगा वो आएगा 1 एम्पियर सेकेंड। सो 1 तो आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि ये कुछ नहीं, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड क्या होगा? सॉरी, एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होगा? इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, मैं यहां को नोट करके आगे बता रहा हूं कि Q इज इक्वल टू क्या होगा? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। यही तो है मेरे पास में 1 कूलॉम चार्ज। एम्पियर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है कूलॉम। अब ये बोलोगे कहां से आया सर? यहां देखो ध्यान से आप, यहां पर अगर मैं कूलॉम निकालना चाहूं तो सेकेंड इधर भेज दूंगा, सेकेंड में किधर भेज दूंगा? एम्पियर के पास। जैसे इसको अगर मैं लिखूं कूलॉम पर सेकेंड, सेकेंड को अगर इधर भेज देता हूं तो कूलॉम इज इक्वल टू A इंटू एस होगा या नहीं होगा? तो कूलॉम इज इक्वल टू नथिंग बट A इंटू एस। देखो A इंटू एस है। हाँ, तो अगर मुझे कल को पूछा कि भाई बताओ 1 कूलॉम चार्ज क्या होता है, तो आप बता दोगे 1 कूलॉम चार्ज इज नथिंग बट 1 एम्पियर। जब कभी भी कहीं किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा, तो उसमें जो चार्ज पास हो रहा होगा वो चार्ज क्या है? 1 कूलॉम चार्ज। ये समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से नोट कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ सवाल हैं उसको भी खत्म करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, तो अभी हुआ होगा आप लोगों ने इसको अच्छे से बता लिया। ठीक है, अब हम लोग करंट से रिलेटेड कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया ही करंट की बात।
अब करंट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस बात से रिलेट करते हैं, इस बात को समझाते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स देखे जाते हैं और उन इफेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे बल्ब, बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है बल्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का उसमें फ्लो होता है और उस फ्लो की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है जब उसमें, उस फ्लो की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है और हम लोगों को लाइट देना पॉसिबल होता है। सो अब हम लोग कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि उनका यूज इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस पे कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज तक आप लोगों ने गौर की होगी या नहीं भी की होगी शायद, पर मैं एक एक करके कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस से रिलेटेड, और फिर उससे रिलेटेड एक लॉ पढ़ेंगे जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ होगा आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या साइंस से रिलेटेड आगे किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो फिर उसमें आज के बाद से आप इन सारे एप्लीकेशंस को देख पाओगे। पहला बल्ब, पहला एप्लीकेशन या अप्लायंस के फॉर्म में अगर देखूं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप बल्ब को डिफाइन कैसे करोगे, या फिर दूसरे लफ्ज में कहूं तो आप बल्ब एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ये बात तो समझ में आती है ना, बट अब के बाद में बल्ब को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, ये बात समझना अब से। जब कभी भी आप स्विच ऑन करते हो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। बल्ब क्या करना शुरू कर देता है? ग्लो करना शुरू कर देता है। अब जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो एक्चुअल में वो किस एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, कैसे उसके एप्लीकेशंस को आप समझ सकते हो वो देखना। आप उसको क्या प्रोवाइड करते हो, मतलब मैं अगर ऐसे समझूं, इसको समझने, इसको लिखने का तरीका थोड़ा मैं समझा रहा हूं। दो तीन एप्लीकेशन अप्लायंसेस तो जरूर लेंगे यहाँ पर और समझने का कोशिश भी करेंगे कि इनका क्या यूज है। एक अप्लायंस मैंने लिया बल्ब, जिसमें कुछ पार्ट इनपुट है और कुछ पार्ट आउटपुट है। और ध्यान से देखो, बल्ब में इनपुट क्या देते हो आप? बल्ब में इनपुट देते हो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो दे रहे हो वो एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लेकिन बदले में वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? बदले में वो बल्ब जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? क्या इलेक्ट्रिसिटी दे देता है क्या? उसके प्रभाव से आपको हाथ में करंट लग रहा है? नहीं। आपको क्या हो रहा है? आपको लाइट्स मिल रहा है। तो बेसिकली लाइट मिल रहा है। तो बेसिकली लाइट मिल रहा है, इसका मतलब आपको कन्वर्जन में क्या दे रहा है? वो लाइट एनर्जी। चलिए, एक बात तो यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रेफ्रिजरेटर। सेम बात, इसमें आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन बदले में वो आपको क्या कर रहा है? आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है। हीट, लेकिन वो किस फॉर्म में? या टेम्परेचर के फॉर्म में आपको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? कूलिंग करता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिसिटी में ही कर दे रहा है, उसको छूने सो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेसिकली कन्वर्ट करता है इसमें हीट में, मतलब हीट को क्या कर देता है? रिड्यूस करता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है? रिड्यूस करता है। ये भी बात थोड़ा सा समझ के रखनी। कभी फुर्सत हुआ तो मैं इन सब छोटे छोटे कीवर्ड्स पे भी एक मतलब टर्म जो होता है ना कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होती है, क्या सर दोनों सेम बात है? बिल्कुल नहीं, बाद में इस पे कभी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसके अलावा में जाऊं तो सेम, अगर आप गीजर की बात करते हो, ठीक है, या फिर हीटर की बात करते हो, हीटर नाम से नहीं क्लियर हो रहा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको भी देना पड़ता है ना भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो और वो करता क्या है? सेम। हीट को क्या करता है? ये घटा रहा है, ये बढ़ा देता है। टेम्परेचर क्या करता है? ये इंक्रीज करता है। सो अभी अगर आप देखो तो ये डिफरेंट आउटपुट्स है, ठीक है, ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं। एक में टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, ठीक है, एक में टेम्परेचर अप कर रहा है, एक में इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। सो दीज आर द अप्लायंसेस जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो और वो उसका आउटपुट क्रिएट करता है। दोज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। डिफाइन करने का तरीका क्या है वो भी क्लियर कर लेते हैं।
तो अभी अगर मुझे बल्ब डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने लाइट में भी ये बात आपको क्लियर की थी, याद है मैंने क्या बोला था कि अगर मुझे बल्ब डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर दोज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कैसे डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दोज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, टू लाइट एनर्जी। कोई अगर डिफाइन करने बोले तो आप इस तरीके से डिफाइन कर देना, ठीक है, कि बल्ब बेसिकली क्या होता है, जो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मैंने क्या बोला था, अगर उसमें लेंस की बात आपको सॉरी मिरर और लेंस इन सब की बात अगर थोड़ी बहुत याद होगी तो मैंने उसमें क्या कहा है आप लोगों को कि दोज आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट आर ऑप्टिकल इन नेचर, या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहेंगे, एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो ये बल्ब कैसा है भाई, तो बल्ब एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, लाइट एनर्जी। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है, अप्लायंसेस वाला पार्ट नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अब मुझे ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। मतलब ओम्स लॉ को समझने की रफ्तार में हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या बोलते हैं, हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, ठीक है, इसी में हम लोग ये समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, इसी में हम लोग समझेंगे पोटेंशियल या वोल्टेज और पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इसी में हम लोग समझेंगे करंट। तो हम लोग समझ गए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, ओम्स ने क्या समझाने की कोशिश की वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो यार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको एकदम सिंपल वे में समझ सकते हो। एक बात सोचो, आप जिस हिसाब का फूड कंज्यूम करते हो, जिस हिसाब की फूड एनर्जी कंज्यूम करते हो, आपका वर्क डन वैसा ही होता है ना। मतलब ये कि जब कभी भी आप करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, करंट अगर कभी भी फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इसका मतलब है कि अगर कोई मूवमेंट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वर्क डन कर रहा होगा, और अगर कोई वर्क डन कर रहा है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई एनर्जी तो एक्सटर्नली मिला होगा ना उसको, जिसकी वजह से वो वर्क डन करना शुरू कर चुका। अब इन तीनों लाइंस के बीच में एक कनेक्शन ढूंढो। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना शुरू किया, ठीक, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर, ओके। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से करंट बना, ठीक बात। लेकिन ये करंट बन पाया इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ क्यों, इलेक्ट्रॉन क्यों जाना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस क्यों होगा, ये बात समझना जरूरी है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं और आप सब अपने आप को इमेजिन करो। अपने आप को जैसे ही इमेजिन करोगे आप समझोगे व्हाई एंड हाउ डू यू कैन मूव। आप मूवमेंट करते कैसे हो, क्या ऐसा है कि आपको कुछ भी एनर्जी बॉडी में नहीं है एंड यू कैन मूव, नो। जैसे ही आप एनर्जी की बात करते हो, जैसे ही आप एनर्जी क्वांटिटीज की बात करते हो, होता क्या है, आप सिंपल इमेजिन क्या करते हो, फूड कंज्यूम किया, कुछ वर्क डन किया, फिर फूड कंज्यूम किया, फिर वर्क डन किया, यही हो रहा होता है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रही होती है तो वहां पर एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है जो एक्सटर्नली हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। अब यहाँ पोटेंशियल और वोल्टेज ये सब क्या टर्म में बोल रहा हूं, दैट इज जस्ट लाइक अ एनर्जी, जिसका पोटेंशियल अगर आपको डिफाइन करने का होना तो मेरे इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि सिंपल वे में समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से मूव करके, मतलब एक टर्मिनल से मूव करके दूसरे टर्मिनल तक पहुंचा देने में जो वर्क डन कर रहा होता है, जो उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया, वो वर्क डन करवाने वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब दिक्कत क्या है सर, दिक्कत ये है कि अगर आप मूवमेंट करते हो, अब थोड़ा सा फिर से वही कॉन्सेप्ट में फिर से रिटर्न जाओ, जब आप मूवमेंट करते हो तो आपकी एक टाइम में एनर्जी बहुत पीक पे होती है, मतलब मस्त एकदम बढ़िया से खाना वाना खाया, फुल एनर्जी हो गई, बैटरी पूरा चार्ज हो गया, और उसके बाद में आप क्या करते हो, मूव करना शुरू करते हो। धीरे धीरे क्या होता है, बैटरी डाउन, और एक समय के बाद में आप
पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाते हो, मतलब यू कांट मूव, यू डू नॉट वांट टू मूव। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के केस में होता है। फर्स्ट टाइम में मैंने अभी जो एक सर्किट आप लोगों के सामने बनाया था, मैं उसको थोड़ा सा फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, कुछ इस तरीके। तो इसमें मैंने एक बड़ा बनाया, ये इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? So this is called higher potential and this is called lower potential। मतलब higher potential का मतलब क्या है? इसके पास में अभी ढेर सारी एनर्जी पड़ी हुई है जो ये इलेक्ट्रॉन को देगा और बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन मींस धनो, यहां से निकलो। इलेक्ट्रॉन को यहां से वो मूव करवाएगा इन दिस करंट, वो मूव करवाएगा और धीरे धीरे करके वो इस वाले एंड तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बीच में अब देखो ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू हुआ, फिर रिटर्न बैक टू यहां आ रहा है, तो इस बीच में जो इसके इलेक्ट्रॉन का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड करंट। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है वो नहीं, कुछ नहीं है, वो क्या है? करंट। अब फिर वही बात, जैसा आपको एनर्जी मिलेगा वैसे ही करंट फ्लो करवाओगे ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब आप पानी जिसमें बहुत लो कैलोरी होता है, पानी जो वाटर जो होता है हमारे पास में होता है, वाटर में हमेशा लो कैलोरी होता है, तो वाटर कंज्यूम करके आप 5 किलोमीटर का रेस नहीं जीत सकते, है ना। मतलब आप ये समझना, 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो भी है, आप मैराथन नहीं दौड़ सकते वाटर सिप पी करके। आपको उसमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए होंगे। सो बेसिकली क्या है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली मूव करवाते रहना है तो आपको उस तरीके का एनर्जी देना होगा, उस तरीके का पोटेंशियल देना होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल में भी अभी मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल दो तरीके से आपको समझना है, एक होता है हाई पोटेंशियल, एक होता है लो पोटेंशियल। आपका हमेशा फ्लो हाई पोटेंशियल टू क्या होता है? लो पोटेंशियल के तरफ, ठीक है। आपका फ्लो हमेशा क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ। सो इनिशियली आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, जस्ट लाइक दिस इलेक्ट्रॉन, फ्लो बहुत फास्ट रहेगा, और बाद में जाकर के जो एनर्जी होगी वो काफी कम हो जाएगी, और एक समय के बाद में जैसे घड़ी की बैटरी डाउन होती है वैसे ही आपका जो पूरा का पूरा सर्किट है उसमें करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो डाउन हो जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने जो ये पोटेंशियल यानी कि जो बैटरी लगाकर आपको दी है वो बैटरी क्या हो गई है? वो बैटरी क्या हो गई है? लो हो गई, क्योंकि इसमें जो दोनों पोटेंशियल थे, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, जो दो एंड मैंने बना के रखे थे वो क्या हो गए हैं? सेम हो गए, मतलब उनकी एनर्जी क्या हो गई है? सेम हो गई है। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि बैटरी लो हो गई है या बैटरी खत्म हो गई है। अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि सर बैटरी क्या है, अभी तो आपने बल्ब को डिफाइन कर दिया, बट नाउ डिफाइन बैटरी। सो बैटरी अगर किसी को डिफाइन करना हो तो मैं यहाँ पर आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ। बैटरी क्या होती है भाई? सो बैटरी, फिर वही बात, मैं सेम बात रिपीट करूंगा बार बार क्योंकि कुछ चीजें कॉमन रखनी होंगी आपको। बैटरी इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और यू कैन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच, मैंने बोला था ना अभी कि उसके अंदर में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, इन विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो नाउ कम टू ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ इतना समझने के बाद में नाउ हम लोग ओम्स लॉ के पास जाते हैं। ओम्स लॉ यही बात कह देता है। ओम्स लॉ बोलता है भैया जिस हिसाब का बैटरी आप लगाइएगा, जिस हिसाब का बैटरी आप लगाइएगा उस हिसाब का करंट आपको मिलेगा। मतलब कि जिस हिसाब का एनर्जी आप अपने बॉडी को दीजिएगा उसी हिसाब का आप दौड़ पाएंगे, उसी हिसाब का इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। सो आपको क्या करना है? पोटेंशियल और करंट इन दोनों को ऐसे ही समझना। यहां पर क्या बात है? V इज व्हाट? V इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हायर पोटेंशियल था और लोअर पोटेंशियल था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ कहता है कि जिस हिसाब का पोटेंशियल आपके पास होगा, जिस हिसाब का फूड एनर्जी, जिस हिसाब का ताकत आपके पास होगा, उसी हिसाब का आप करंट फ्लो करवा पाएंगे। अब करंट का मतलब आप हमेशा दिमाग में रखना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो अभी 3 चीजों को आपने रिलेट करना सीख लिया कि अगर आपके पास में कोई एक्सटर्नल एनर्जी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बैटरी अगर आप लाके दे देते हो, तो बैटरी जब तक वर्क करेगा उस तब तक आपके पास में जो करंट होगा उस हिसाब का फ्लो करेगा। यानी बैटरी अगर लो होगा तो करंट का वैल्यू भी लो होगा, बैटरी अगर हाई रहेगा तो करंट की वैल्यू भी हाई रहेगी। तो इसके लिए जो डायग्राम है, एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। आई होप यू गॉट इट, राइट। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप एक बार रिपीट मोड में देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत रहे छूट जाए तो आप अलग अलग चैनल्स हैं जिसमें आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ओम्स लॉ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ हम लोगों का कुछ नहीं है, इन्हीं दोनों के बीच का एक ग्राफ है। सो दिस इज आई इज नथिंग बट व्हाट, करंट, एंड दिस इज V वाला ग्राफ, दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I फॉर करंट। अब मैंने क्या बोला आपको कि अगर जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल, ये समझिएगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा। मैंने आपको बोला था ना कि अगर जैसा आप एनर्जी कंज्यूम करोगे उसी तरीके से रन करोगे, तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात है। ठीक है, क्या है, अब अगर मान लीजिए इनिशियल फेज समझते हैं, पोटेंशियल 0 है, तो भाई पोटेंशियल 0 है, एनर्जी है ही नहीं, तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं। तो यहां रखा मैंने। फिर और थोड़ा सा आगे समझते हैं, यानी कि पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो इसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेगा। सो ये ग्राफ आपको याद रखना है अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ओम्स लॉ को याद रखने का तरीका क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड, और यू कैन से द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जैसे चाहो आप याद रख सकते हो। और ये ग्राफ बना देना, ग्राफ किसका किसका है, V और I का। अब इससे क्या रिलेट करके आप आगे बढ़ते हो वो भी दिमाग में रखो। इससे एक नया और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल करके सामने आता है, एंड दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, देखो इसको समझना थोड़ा आसान है, मतलब कैसे इसको आसान बना सकते हो, कुछ ऐसे समझना। इमेजिन घर में आपको क्या करना है, पूरे घर को ट्रांसफार्मर वाले करंट से नहीं चलाना, पूरे घर को, मतलब पूरे घर में कितने होंगे, अराउंड 6-7 बल्ब होंगे, पंखे होंगे, है ना। तो इस तरीके का पंखा, ये सब जो भी है, ये सबको आपको वॉच वाली जो आपका क्लॉक है ना, उस क्लॉक की बैटरी से चलाना है। क्या ये पॉसिबल है, इमेजिन इट, क्योंकि वो भी तो दे रहा है ना भाई, वो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी है उसके पास में, उस छोटी सी बैटरी में केमिकल एनर्जी है, और वो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी तो आपका पूरा का पूरा जो क्लॉक है वो हमेशा मूव करता रहता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, महीने चल जाते हैं कभी कभी, है ना। तो ये जो लंबा समय दे ही देता है, तो मैं एक काम करता हूँ, 10 मिनट के लिए उसको लगा देता हूँ, सारे बल्ब जलवा लूंगा, सारे बल्ब, सारे पंखे, सब कुछ। पॉसिबल है क्या, इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि तब आपको आप सोचना शुरू करोगे, तब आपको दिमाग में आएगा कि यार ये पॉसिबिलिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि डिफरेंट वायर्स के, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अपना एक ऐसा क्वांटिटी होता है, ऐसी अपनी एक क्वालिटी होती है जो वो हमेशा चाह रहा होता है कि कोई करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा समझना कि कोई करंट अगर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है तो बॉडी की अपनी भी तो रिक्वायरमेंट है ना। जैसे अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके जो जितने भी छोटे मोटे जो कनेक्शंस बने हुए हैं, क्लॉक के जितने भी छोटे मोटे जो कनेक्शंस बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग दैट छोटा वाला बैटरी इज गुड, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बात हो कि उसी छोटे से बैटरी से इतना बड़ा सिस्टम चलाया जा सके, ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल क्यों नहीं हो पाएगा, रीजन ये है कि इसकी पॉसिबिलिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि सबका कंजम्पशन कितना है, सारे के सारे जितने भी अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हो उनका कंजम्पशन कितना है। देखो एक बात समझना, आप जब फूड कंज्यूम करते हो तो फूड कंज्यूम करने के बाद आपके बॉडी में 2 तरीके की एनर्जी होती है बच्चा, आप सब इस बात को समझना। एक एनर्जी जिसका आप वर्क डन करते हो एक्सटर्नली, मतलब मैंने अगर कुछ भी फूड कंज्यूम किया तो फूड कंज्यूम करने के बाद एक एनर्जी जो होती है
वो मैं बाहर लगाता हूँ, सपोज टू पुल समथिंग, है ना, मस्कुलर फोर्स लगाने का हो गया, अदरवाइज मैं रनिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ भी अगर कर रहा हूँ, तो दीज आर दी एनर्जी जो मुझे उसी फूड से मिला है, जो मैंने कंज्यूम करने के बाद क्या किया, उसको कहीं ना कहीं यूज कर लिया। लेकिन एक बात बताओ, हार्ट अपने हिसाब से बीट कर रहा है ना, रेस्पिरेशन हो रहा है, बॉडी में मसल ग्रोथ हो रहा होगा, है ना, बॉडी मतलब अपने हिसाब से अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा, डाइजेशन हो रहा होगा, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सब तरीके का प्रोसेस हो रहा है। क्या इसमें एनर्जी खर्च नहीं होती? होती है ना। एनर्जी जब खर्च होती है तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यानी कि जो फूड एनर्जी मिला होगा उसका कंजम्पशन दो तरीके से हो रहा है। एक, खुद बॉडी पूरे तरीके से इंटरनली ले रही है, मतलब पूरे तरीके से उस एनर्जी को ले रही है बॉडी को चलाने के लिए, और दूसरा, उस बॉडी के चलाने के अलावा जो मेरे पास में एनर्जी बच जाती है, वो एनर्जी में क्या करता हूं, बाहर के वर्कडन्स को चलाने में वर्क करता हूं। यानी कि उसी फूड एनर्जी से मेरे दो काम हो रहे हैं, एक वो बॉडी वर्क करवा रहे हैं, बॉडी के इंटरनल इश्यूज, और दूसरा जो एक्सटर्नली मैं वर्क कर रहा हूं। अब इन सबके तरफ से एक वायर अज्यूम कीजिए, और जब आप उसको करंट देते होगे तो उस वायर का अपना इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह जब मूव कर रहा होगा, तो उस मूवमेंट के इंटरनल इश्यूज को अगर समझा जाए तो इलेक्ट्रॉन मूव करने से पहले अपनी एनर्जी, अपना एक सेल्फ बिल्ट होगा, जिसको वो जो एनर्जी वो कंज्यूम कर लेता होगा, और जो बच जाता होगा उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन को बाद में मूव करवा रहा होगा। यही हो रहा होगा। यही बात ओम्स ने समझी, और ओम्स ने इस बात को समझने के बाद में इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू समझने का कोशिश किया, कि अगर उन्होंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता। उन्होंने 3 वायर्स किए अलग अलग। अब वो 3 वायर्स को आप भी अज्यूम कर सकते हो, समझ सकते हो। 3 वायर्स को अज्यूम किया उन्होंने कुछ ऐसा कि पहला वायर उन्होंने एल्यूमिनियम का लिया, दूसरा वायर कॉपर का, तीसरा वायर सिल्वर का, और चौथा वायर गोल्ड का। कितने अलग अलग तरीके के वायर्स लिए उन्होंने। अब देखना ध्यान से समझिए। सो पहला वायर, मैं सबका नाम A1 B1 दे दूंगा, ठीक है। सो पहला वायर इज A1, दूसरा वायर इज A2, तीसरा वायर इज A3, और इसी तरीके से एक और वायर उन्होंने लिया, दैट इज A4। A1 जो वायर है दैट इज गोल्ड, A2 जो वायर है सिल्वर, ठीक है, और A3 जो वायर है कॉपर, ठीक है, एंड A4 जो वायर है दैट इज ऑफ आयरन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम भी आप अज्यूम कर सकते हो, जो आप। उन्होंने क्या किया, इन सबको सेम पोटेंशियल देना शुरू किया, इन सबका सर्किट बनाया, ठीक है, इन सबको सर्किट बनाया, एक सर्किट बनाया, और उसको एक पोटेंशियल, फिक्स पोटेंशियल V से जोड़ करके और इसमें फ्लो करवाना शुरू किया। उन्होंने जब फ्लो करवाया एक अलग रीडिंग देखी। क्या देखा उन्होंने, मैं समझाता हूं, इसको समझिएगा आप। ये जितने भी ऊपर वाले जो भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन हाईली फ्लो भी हुआ, एनर्जी डिसिपेट भी कम हुई, मतलब एनर्जी खर्च कम हुई खुद पे, और जो पोटेंशियल है वो लंबे समय तक चला। मतलब इनका अपना, गोल्ड की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, काफी डक्टाइल इन कैरेक्टर होता है, मतलब उसको आप काफी लंबा खींच सकते हो। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसमें करंट जो फ्लो हुआ दैट इज I1। सिमिलरली इसमें जो करंट फ्लो हुआ दैट इज I2, दैट इज I3, और दैट इज I4। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं। I1 इसमें फ्लो हुआ, इसमें एनर्जी का जो डिसिपेशन था, मतलब एनर्जी जो खर्च हो रही थी, वो काफी कम थी, काफी कम, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, अगर मेरे पास में 100 जूल एनर्जी मैंने कंज्यूम किया, और 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करके 50 जूल मेरे बॉडी पे खर्च हुआ, ठीक है, समझना ही करके 50 जूल अगर मेरे बॉडी पे खर्च हुआ, और 50, तब मैं कितना एनर्जी बाहर यूज कर पाऊंगा, 50 जूल। लेकिन अगर मैं 100 जूल का एनर्जी लेता हूं, अगर मैं यहां पर 100 जूल की एनर्जी यानी पोटेंशियल प्रोवाइड लेता हूं, जितना मैं एनर्जी लूंगा उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं एनर्जी का डिसिपेशन मतलब खर्च, एनर्जी का डिसिपेशन मतलब कि क्या है, खर्च, अगर मैं खर्च काफी कम करता हूं, मतलब मैं 10% बॉडी पे खर्च करता हूं, और बाकी मैं क्या कर लेता हूं, मैक्सिमम मैं यूज कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पर्सन, वो बहुत कम एनर्जी भी यूज करेंगे ना, तो भी उनका आउटपुट बहुत हाई होता है, क्योंकि वो रेगुलर रूटीन में होते हैं टू एक्सरसाइज, टू बिल्ड देयर ओन मसल्स फ्रीली। तो वो क्या करते हैं, इसी हिसाब के होते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको गोल्ड भी लाना है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने एनर्जी सेम ली लेकिन उसने खर्च काफी कम किया, तो जो करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो काफी ज्यादा फ्लो करेगा। सिमिलरली उन्होंने क्या देखा कि सिल्वर में जब यही काम उन्होंने किया तो खर्च हुआ लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, बहुत कम खर्च हुआ कंपेरेबल टू गोल्ड, थोड़ा कम, मतलब गोल्ड में एकदम ही कम खर्च हुआ था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा हुआ। इसके बाद जब आए हम लोग कॉपर के केस में, कॉपर में देखा गया कि खर्च हुआ, ठीक है, और गोल्ड में तो भैया बचा ही नहीं, सॉरी आयरन में तो बचा ही नहीं, आयरन बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी डिसिपेट कर दिया, खर्च कर दिया। तो यानी इन सब की अपनी एक, इस सब से ओम्स ने यही ऑब्जर्व किया कि इन सब का अपना जो बिल्ड कैरेक्टर है, उस बिल्ड कैरेक्टर के वजह से, उसका अपना इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के वजह से, उसके बाइंडिंग कैरेक्टर की वजह से, उसके इलेक्ट्रॉन को रोकने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खर्च ज्यादा या फिर कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को उन्होंने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। वन ऑफ द क्रूशियल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और आगे भी अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ोगे तो, मतलब मैं बता रहा हूं, इसको अगर आपने इस कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश की, इसको आम भाषा में अगर समझने की कोशिश की, तो आई थिंक दिस कैन मतलब मेक मतलब सम काइंड ऑफ गुड चेंजेस while reading electricity. मतलब I think this is very very important to learn from this. Okay, so रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट को आपको समझने के लिए क्या हुआ, ओम्स ने यही बात समझी कि अलग अलग वायर्स में, जितने भी अलग अलग वायर्स हमारे पास थे, सबकी अपनी अपनी नेचर थी, एंड दैट नेचर की वजह से वो हिंडर कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि नहीं होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो हो गया उसमें करंट बहुत सही था, उसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा यूज हुआ। लेकिन जिसमें करंट, रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हिंडर रहा, इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर पाया, वहां पर जो करंट था वो काफी डाउन था, ठीक है, मतलब करंट वहां पर फ्लो नहीं हो पाया, इलेक्ट्रॉन वहां फ्लो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से पोटेंशियल यानी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा खर्च हुआ। इसको देखते हुए ओम्स ने एक पैटर्न नोटिस किया, और उस पैटर्न का नाम उन्होंने दिया रेजिस्टेंस। उस पैटर्न का नाम क्या दिया उन्होंने? रेजिस्टेंस। सो फाइनली व्हाट वी हैव अबाउट रेजिस्टेंस इज कि V is directly proportional to I and that is equal to nothing but proportionality constant, जो यहां पर बना था, proportionality constant बना था, proportionality constant, भाई स्पेलिंग देख लेना अपने हिसाब से। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो बना, दैट इज नथिंग बट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज R, सो V इज इक्वल टू I R। ये वीर जी है भैया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सो V इज इक्वल टू I R, V यानी कि पोटेंशियल, जितना एनर्जी खाना वाना खाए वो, I मतलब कि करंट यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंस है, जैसा बॉडी है, वो किस हिसाब से वर्क करेगा और किस हिसाब से प्रोडक्टिविटी देगा। इससे आगे रेजिस्टेंस हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आई होप ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको शुरुआती दौर से बताई आपको समझ आई होगी। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो था, वो ये समझना था कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, नहीं तो पूरा का पूरा मूवमेंट, पूरा का पूरा ये सब कुछ नहीं समझ आता। सबसे पहले आज जो हम लोगों ने समझा, एक बार मैं ओवरऑल रैप अप कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होता क्या है। इसके बाद हम लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रॉन कुछ है तो वो क्या है। एटम के अंदर में सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हम लोगों ने जाना, उनके चार्जेस के बारे में जाना, और चार्जेस के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने उस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन कभी स्टैटिक होता है, कभी वो मूवमेंट करता है, और कभी कुछ। जब कभी वो मूवमेंट करता है तब उसको हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट ऐसे तो हो नहीं सकता, तो हमेशा क्या होगा, उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी, जिस एक्सटर्नल एनर्जी को हम लोगों ने नाम दिया पोटेंशियल का। इससे पहले हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्पोजिशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो मैंने बताया आप लोगों को, क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं किसी गुच्छे के फॉर्म में होगा,
वो याद है, मैंने बताया था क्वांटा, ठीक है। अगर आपको उसको याद करने का, कुछ समझने का हो, तो आप एक पैकेट समझना जिसमें छोटे 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 फॉर्म्स में इलेक्ट्रॉन एक जगह एक्यूमुलेटेड होगा। सो हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने के बाद हमने करंट के बारे में समझा। करंट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेट है, इलेक्ट्रॉन का ढेर सारा कॉम्पोजिशन है। करंट समझ लिया, उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल यानी एनर्जी फॉर्मेट्स के बारे में समझा। एनर्जी क्या होता है, कैसे आप इनपुट आउटपुट किस हिसाब से देते हो, और उसके बाद में हम लोगों ने कंटिन्यू किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लेक्चर के लिए हम लोगों ने क्या किया? ओम्स लॉ को समझा। ओम्स लॉ में हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझी वो ये थी कि करंट यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आप एक्सटर्नली कभी भी किसी चीज को प्रोवाइड करते हो तो वो दो फॉर्म में डिसिपेट होता है। एक बॉडी खुद कंज्यूम करती है और दूसरा एक्सटर्नल एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो लास्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ समझना है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। लेकिन हम लोगों ने लास्टली ये भी समझा कि बॉडी यानी कि वायर इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी खुद में डिसिपेट करेगा, खर्च करेगा। खर्च का मतलब यहाँ पर वेस्ट है, ठीक है। कितना एनर्जी वेस्ट करके क्या प्रोडक्टिविटी देगा, दैट इज कॉल्ड दैट इज द अमाउंट ऑफ करंट। और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी मिला और जो बाहर दिया गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया गया, इसके बीच में एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने लास्ट भी आप लोगों को बताया कि ये बेसिकली कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हिंडर करने का एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अलग अलग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज कोशिश की समझने की। अगले क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रेजिस्टेंस के डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को समझना, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज। ऑल्सो रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम लोग रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे और लास्ट उसको एंड करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। मतलब अभी तक में हम लोगों ने बल्ब वगैरह के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि बल्ब कैसे कंज्यूम करता है, क्या एनर्जी देता है, और उसके साथ में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने के बाद में वो हीट में कैसे ट्रांसफर होता है और क्या उसके पीछे का रीजन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर सही लगा होगा। आप लोग इसको एक बार समझें, एक दो बार इसको और भी देखें, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।